गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज अपन बीएससी फाइनल ईयर का एक बुक है, बीएससी फाइनल ईयर की एक बुक है इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल बायोलॉजी, जिसमें स्टार्टिंग एक टॉपिक आता है बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर। ओके, अब बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर क्या होता है? उससे पहले बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल बायोलॉजी, इकोलॉजी क्या है और एनवायरमेंटल बायोलॉजी क्या है, दोनों में डिफरेंशिएशन क्या है। जब आपकी बुक का नाम दिया गया है इकोलॉजी और इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल बायोलॉजी, तो इसमें डिफरेंशिएशन क्या है? तो बात करते हैं इकोलॉजी की, इकोलॉजी की बात करते हैं। इकोलॉजी में नॉर्मली अपन इकोसिस्टम पढ़ते हैं। इकोसिस्टम, व्हाट इज द इकोसिस्टम? वी अबाउट इट इकोसिस्टम, ठीक है, जिसे पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, ठीक है, जो कि इकोलॉजी के अंदर स्टडी की जाती है। और एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट क्या होता है? एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम दोनों में डिफरेंशिएशन क्या है? देखिए, जब ये बुक पढ़ते हैं तो ये एक इम्पोर्टेंट बुक है अपनी इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल बायोलॉजी, जिसमें स्टार्टिंग टॉपिक आता है बायोटिक एबायोटिक फैक्टर। तो जब हम इकोलॉजी की बात करते हैं तो इकोलॉजी में इकोसिस्टम की स्टडी की जाती है। एनवायरनमेंट में कंप्लीट इकोसिस्टम, जितने भी इकोसिस्टम हैं वो ऑल इकोसिस्टम की स्टडी की जाती है। ऑल इकोसिस्टम है ना। अब ये इकोसिस्टम क्या होता है? ऑल इकोसिस्टम की स्टडी की जाती है एनवायरनमेंट में, जिसमें इसके अलावा अपना एनवायरनमेंट में जो अपना जो है एयर्स हैं, गैसेज हैं, सॉइल है, ठीक है, उसकी। अब ये इकोसिस्टम की बात करें, एनवायरनमेंटल को छोड़ के पहले इकोसिस्टम में इकोसिस्टम की बात करें तो इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम की बात करने से पहले हमें इकोसिस्टम में ये पता होना चाहिए होता क्या इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम क्या होता है कि देखो, सिंपल सी बात है। इकोसिस्टम में आपने देखा होगा गाँव में कोई तालाब होता है, तालाब में फिश होती हैं और डिफरेंट टाइप के एनिमल्स होते हैं, ठीक है। एक छोटे से तालाब की बात करते हैं, ठीक है, ठीक है। एक अपन पॉन्ड की बात करते हैं, एक पॉन्ड है। किसी रिवर की बात करें अपन, किसी रिवर की बात करें अपन, ठीक है। किसी डेजर्ट की बात करें, ठीक है। किसी माउंटेन की बात करें, ठीक है। किसी डेजर्ट की बात करते हैं, किसी माउंटेन की बात करते हैं, ठीक है, टेरेस्ट्रियल। ओशियन की बात करें या फिर मरीन की बात करें, ओशियन की बात करें तो ये क्या है? डेजर्ट वाला एरिया हो गया, पॉन्ड वाला हो गया, माउंटेन्स वाला जो एरिया हो गया, रिवर, दैट्स कॉल्ड डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है। ये अपने एक छोटा सा इकोसिस्टम बनाता है। ये डेजर्ट वाला एरिया एक अपना एक छोटा इकोसिस्टम बनाता है, ठीक है, मेड करता है। माउंटेन इज ए डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम, ओशियन इज ए डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम, रिवर इज ए डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम की ये छोटे छोटे से इकोसिस्टम है। अब इकोसिस्टम में क्या क्या होता है? इकोसिस्टम में आपको दो चीज़ें मिलेंगी। इकोसिस्टम में आपको we discuss about of ecosystem that's divided into two part या include in a two part include in a ecosystem। फर्स्ट पार्ट है आपका बायोटिक और सेकंड है एबायोटिक। जैसा कि अपन ने लिखा है, बायोटिक एबायोटिक फैक्टर की बात कर रहे हैं। इकोसिस्टम हो या फिर एनवायरनमेंट हो, दोनों में ही बायोटिक एबायोटिक फैक्टर स्टडी की जाती है। एनवायरमेंटल में ये कंप्लीट इकोसिस्टम आ जाते हैं। एक एनवायरनमेंट में आपका रिवर भी आएगा, ओशियन भी आएंगे, माउंटेन भी आएगा, डेजर्ट भी आ जाएगा, पॉन्ड भी आ जाएगा, होल जो आपकी अर्थ है उसमें डिफरेंट टाइप के प्लांट आ जाएंगे, सॉइल, धरती, आकाश, पाताल, मतलब जो भी कंप्लीट है ये सारा आपका पूरे एनवायरमेंटल में आ जाता है। जबकि इकोसिस्टम में किसी एक छोटी सी सिस्टम की बात की जाती है, एक छोटे से इकोसिस्टम की बात की, चाहे वो पॉन्ड हो, एक छोटा सा पॉन्ड भी एक अपने आप में एक इकोसिस्टम रखता है। इकोसिस्टम बोल तो दिया, ठीक है, इकोलॉजी से रिलेटेड है जो, ठीक है, इकोलॉजी से रिलेटेड है। तो ये इकोसिस्टम बनता कैसे? ये जो एक इकोसिस्टम है, चाहे डेजर्ट हो, चाहे माउंटेन हो, चाहे ओशन हो, चाहे रिवर हो, चाहे
एंड डिफरेंट टाइप का जो इकोसिस्टम है बना किससे होता है, बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर। अब ये बायोटिक फैक्टर क्या होते हैं, बायोटिक फैक्टर, व्हाट इज द बायोटिक फैक्टर, बायोटिक फैक्टर इज ए बायो रिलेटेड है, ठीक है, बायो यानी सिंपल सा थिंक है, इसमें लिविंग थिंग्स आएंगी, लिविंग थिंग्स, ठीक है, और एबायोटिक फैक्टर आता है जिसके अंदर नॉन लिविंग आएंगी सारी, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स, वेरी गुड, ठीक है। बायोटिक फैक्टर के अंदर लिविंग थिंग्स आ जाएंगी और एबायोटिक फैक्टर के अंदर नॉन लिविंग थिंग्स आ जाएंगी। अब ये बायोटिक फैक्टर में ये लिविंग थिंग्स क्या होती हैं, व्हाट इज द लिविंग थिंग्स है, व्हाट इज द नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। इसको बारे में जानने से, इसके बारे में जानने से पहले अपन ये देखते हैं, बायो मतलब लिविंग थिंग्स और एबायो मतलब नॉन लिविंग, ठीक है, बायो रिलेटेड है लिविंग एंड एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग। अब आपको क्या लगता है लिविंग्स क्या होंगे, नॉर्मली जब लिविंग थिंग्स की बात आती है तो मैं आपके माइंड में एक ही चीज़ आता है, क्या, एनिमल्स, ठीक है, दूसरा सेकंड क्या होगा, बैक्टीरिया, थर्ड क्या आप बोलेंगे, ह्यूमन, ठीक है, इसी को इंक्लूड करोगे आप लिविंग में, ठीक है, वेरी गुड, एनिमल्स भी हैं, ठीक है, बैक्टीरिया भी आते हैं, ठीक है, वायरस भी आते हैं, वायरस को भी अपन ले लेते हैं, जब अपन लिविंग थिंग की बात ही कर रहे हैं तो वायरस को भी ले लिया अपन ने, तो एनिमल में ऑल एनिमल्स आ गए जितने आपके, एनिमल्स में आपके सारे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स आ गए, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स आ गए और एक्वाटिक एनिमल्स आ गए, ठीक है, दोनों ही, बोथ आर एनिमल्स आर इंक्लूडिंग एनिमल्स एंड बैक्टीरिया एंड ह्यूमंस एंड वायरस, दैट्स ऑल इज लिविंग थिंग्स। बट व्हाट इज ए नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग की थिंग की बात करेंगे तो आप क्या बोलेंगे, अगर आप नॉन लिविंग थिंग की डिस्कस करते हैं, अपन नॉन लिविंग थिंग के बारे में डिस्कस करते हैं तो मेनली अपन किस चीज़ का डिस्कस करेंगे, आपके माइंड में आएगा नॉन लिविंग की, अगर मैं पूछूं कि नॉन लिविंग क्या होती है तो आप पहले स्टार्टिंग में बोलेंगे सर सॉइल, वेरी गुड, सॉइल, ठीक है, वेरी गुड। सेकंड नॉन लिविंग पूछे तो सर क्या होता है नॉन लिविंग में, आप बोलेंगे माउंटेन, वेरी गुड, माउंटेन भी हो सकता है, ठीक है। थर्ड में अगर पूछें माउंटेन के अलावा क्या, और नॉन लिविंग में क्या होंगे आपके, आप कोई सी जितने भी आप जो देखते हैं चल फिर नहीं सकती चीज़ उसको नॉन लिविंग बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अपन ने सॉइल आपने बता दिया, माउंटेन अपन बता दिए जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं। इको सिस्टम की बात करते हैं, जब सिस्टम में देखते हैं तो यहाँ पर अपन को नॉन लिविंग क्या नज़र आ रहा है, ऐसे तो नॉन लिविंग थिंग्स आपकी काफ़ी सारी हैं जो चल फिर नहीं सकती, वो सारी प्लास्टिक है, जो कांच है, कुर्सी है, टेबल है, सारी नॉन लिविंग थिंग्स है। नहीं, अपन यहाँ पर नॉन लिविंग क्या है, यहाँ पर एबायोटिक फैक्टर क्या है, एक इकोसिस्टम में एबायोटिक फैक्टर क्या है, स्पोन्ड के अंदर एबायोटिक फैक्टर क्या है, इस स्पोन्ड में बायोटिक फैक्टर्स क्या है, ठीक है, इस माउंटेन वाले रीजन में एबायोटिक फैक्टर क्या है, इस ओशियन वाले रीजन में व्हाट इज द एबायोटिक फैक्टर, इन रिवर रीजन इन एबायोटिक फैक्टर, इन डेजर्ट एबायोटिक फैक्टर एंड बायोटिक फैक्टर, ठीक है। यहाँ पर अगर अपन बात करें तो यहाँ पर अपने कौन कौन से अपन देखने को मिलेंगे, कौन कौन से अपन एबायोटिक फैक्टर देखने को मिलेंगे। अगर हम पोन्ड की बात करें, अगर इस पोन्ड की बात करें तो हमें कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं, रब कर, यहाँ से रब कर देते हैं, जब इस पोन्ड की बात करते हैं हम अपन, जैसे कुछ एनिमल्स बना देते हैं छोटे छोटे, ठीक है, जो इस पोन्ड की बात करते हैं, एक छोटे से इकोसिस्टम की बात करते हैं, तो एबायोटिक फैक्टर की बात करते हैं, तो एबायोटिक फैक्टर में हमें क्या देखने को मिलेगा, इसमें इस छोटे से इकोसिस्टम में एबायोटिक फैक्टर में क्या मिलेगा, सॉइल मिलेगा, वेरी गुड, सॉइल। सेकंड, और क्या एबायोटिक फैक्टर हमको मिलेंगे इसमें, वाटर मिलेगा, वेरी गुड, वाटर, ठीक है। थर्ड नंबर पे क्या लगता है आपको, और क्या हो सकता है इसमें, सॉइल बोल दिया, ठीक है, वाटर बोल दिया, एयर होगी, एयर होगी, ऑक्सीजन होती है, ठीक है, एयर। फोर्थ, और क्या आपको लगता है एबायोटिक फैक्टर इसमें हो सकता है, क्या लगता है आपको एबायोटिक फैक्टर इसमें क्या हो सकता है, सॉइल बता दिया, ठीक है, वाटर बता दिया, ठीक है, वेरी गुड, एयर आपने डिस्कस की, ठीक है, एयर के बारे में हमने बात कर ली, ठीक है। और एबायोटिक फैक्टर में क्या बताएंगे आप, सॉइल हो गया, वाटर हो गया, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी होगी, आर्द्रता जिसे कहते हैं होगी, आर्द्रता होगा, इस एरिया में कोई ना कोई टेम्परेचर होगा,
ऑफ कोर्स टेम्परेचर तो होगा ही होगा, तो अपन ने इसको टेम्परेचर को भी इसके अंदर इंक्लूड किया। वेरी गुड, टेम्परेचर को भी इंक्लूड किया, कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा, वाटर का टेम्परेचर, इनकी बॉडी का टेम्परेचर, ऑर्गेनिज्म की, ठीक है, अपना डिफरेंट टाइप का टेम्परेचर होगा, तो टेम्परेचर भी होगा। प्रेशर, कोई ना कोई प्रेशर पड़ रहा होगा, ठीक है, तो प्रेशर भी इसके अंदर इंक्लूड कर दिया जाता है बायोटिक फैक्टर में, प्रेशर। वेरी गुड, ठीक है। एक छोटे से पॉन्ड की बात की अपन ने, पॉन्ड का एक छोटा इकोसिस्टम है, चाहे आप इसको रिवर भी बोल सकते हैं, रिवर नहीं, अपन पॉन्ड की छोटी बात करते हैं। एबायोटिक फैक्टर सॉइल, वाटर, एयर एंड ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है, ऑल थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन इकोसिस्टम, ठीक है, ओके। अब हम बायोटिक फैक्टर की बात करते हैं। इसमें बायोटिक फैक्टर आपको क्या दिख रहा है, इस छोटे से बायोटिक फैक्टर में देखते हैं, तो इसमें आपको क्या दिखता है बायोटिक फैक्टर में? एनिमल्स हैं, ठीक है, आपने एनिमल्स बोले, वेरी गुड, एनिमल्स में सारे एनिमल्स आ गए, ठीक है। जब वाटर वाला एरिया है तो प्लांट्स भी होंगे, ठीक है, वेरी गुड, प्लांट्स भी आपने बताए, ओके, प्लांट्स, ठीक है। बायोटिक फैक्टर में आप एनिमल्स बोले, ठीक है, हमने एनिमल्स माना, प्लांट्स बोला आपने, प्लांट्स माना हमने, ठीक है। एनिमल्स और प्लांट्स, ठीक है, दोनों में डिफरेंट क्या है? जब हम बायोटिक फैक्टर की बात करते हैं और जो बायो से रिलेटेड है, जो लिविंग थिंग्स है, तो प्लांट भी लिविंग थिंग्स है, एनिमल्स भी लिविंग थिंग्स है, ठीक है, लेकिन इनमें डिफ्रेंशिएशन क्या है? इस लेवल पर अगर अपन डिफ्रेंशिएशन करें तो प्लांट आपके प्रोड्यूसर कहलाएंगे, ठीक, प्रोड्यूसर, और एनिमल आपके कंज्यूमर कहलाएंगे। सिंपल सी बात है। एनिमल्स प्रोड्यूसर, प्रोडक्ट बनाने वाले हैं प्लांट्स, ठीक है। ये कैसे होते हैं? नॉन डिपेंडेंट, डिपेंडेंट नहीं होते, इंडिपेंडेंट होते हैं। कैसे होते हैं ये? इंडिपेंडेंट, बट एनिमल्स आर कंज्यूमर आर डिपेंडेंट, ठीक है। दे आर नॉन इंडिपेंडेंट बट दे आर डिपेंडेंट्स। किस पर डिपेंड होते हैं? ऑन प्लांट्स, ठीक है, ऑन प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स पे डिपेंडेंट है कंज्यूमर, ठीक है। आपने पढ़ा होगा बायोटिक फैक्टर में एनिमल्स में कंज्यूमर कहलाएंगे, जो प्लांट्स होंगे वो आपके प्रोड्यूसर कहलाएंगे, ठीक है, प्रोडक्ट बनाने वाले। वेरी गुड। अब बायोटिक फैक्टर में अपन बात करते हैं कि एनिमल्स कंज्यूमर हैं, प्लांट्स से प्रोड्यूसर हैं, और ये अपने सॉइल हैं। ये आपका पूरा बायोटिक फैक्टर था, ये आपका बायोटिक फैक्टर था। अब कंज्यूमर के टाइप क्या होते हैं? हमने कह दिया एनिमल पाए जा रहे हैं इसमें, एनिमल आर प्रेजेंट इन द बायोटिक फैक्टर, एनिमल प्रेजेंट इन बायोटिक फैक्टर, ठीक है। एनिमल को हमने कंज्यूमर कह दिया, प्लांट को प्रोड्यूसर कह दिया। अब ये कंज्यूमर कितने? अब आपको पता होगा एक पूरी साइकिल बनती है कंज्यूमर्स की, ठीक है, पूरी साइकिल बनती है। प्लांट्स को खाएंगे कुछ एनिमल्स, प्लांट्स पे डिपेंड रहेंगे, प्लांट्स पे डिपेंड रहने वाले एनिमल्स पर भी अदर एनिमल्स डिपेंड रहते हैं। जो अदर एनिमल्स होते हैं उन पर भी कोई दूसरे एनिमल डिपेंडेंट रहते हैं। तो ये पूरी साइकिल बनती है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा, अपन ने पढ़ा भी है, ये रब करता हूँ थोड़ा सा ना, आपने पढ़ा भी है। जब हम कंज्यूमर की बात कर रहे हैं बायोटिक फैक्टर में, एनिमल्स की बात कर रहे हैं जिन्हें हमने कंज्यूमर बोला है, ठीक है, तो एक ही कंज्यूमर नहीं है, ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, इस टाइप के कंज्यूमर होते हैं, ठीक है। बट प्राइमरी कंज्यूमर जो होगा वो प्लांट पे डिपेंड होगा, पहला कंज्यूमर, ठीक है। ऐसा आपने देखा होगा, जैसे मान लो कोई टिड्डा है, ठीक, कोई इंसेक्ट है, इंसेक्ट आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट, ठीक है, प्लांट पे डिपेंड है ये, इंसेक्ट आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट, ठीक है, प्लांट्स पे डिपेंड है। अब मान लो इंसेक्ट आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट, ठीक है। अब इंसेक्ट पे भी डिपेंड होगा, जैसे मान ले अपन लिजार्ड, ठीक है, लिजार्ड, छिपकली, लिजार्ड डिपेंडेंट इस टिड्डे पे, इंसेक्ट पे। अब लिजार्ड पे भी कोई डिपेंड होगा, लिजार्ड पे डिपेंड स्नैक, ठीक है, स्नैक पे भी कोई डिपेंड होगा, स्नैक पे डिपेंड है कौन? पिकॉक, ठीक है। तो इस तरीके से पूरी साइकिल बनती है, ठीक है, क्लियर है कि इंसेक्ट है, प्लांट पे डिपेंड है, ठीक है, प्लांट्स खा रहा है, प्लांट पे डिपेंड लिजार्ड है, लिजार्ड पे स्नैक है, ठीक है, स्नैक पे डिपेंड है पिकॉक, ठीक है, बर्ड्स। तो इस तरीके से पिकॉक बोल दो, और भी हैं आपके ईगल वगैरह हैं, वो भी आर डिपेंडेंट ऑन द स्नैक,
ठीक है। तो इस तरीके से सर्कुलर बनता है। तो ये सारे क्या है, कंज्यूमर है, ये प्रोड्यूसर है, बाकी ऑल आर कंज्यूमर। क्लियर है, ये भी कंज्यूमर है, ये भी कंज्यूम कर रहा है, ये भी कंज्यूम कर रहा है, ये भी कंज्यूमर है। तो हम डिफाइन कैसे करें? तो फर्स्ट थिंग, जो प्लांट पे पहला जो कंज्यूमर डिपेंड करता है, जो डिपेंडेंट होता है, इसको खाता है, उसको कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। कौन सा कंज्यूमर? प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है, ये होता है प्राइमरी। ठीक है, ये सेकेंडरी होगा। ठीक है, ये सेकेंडरी होगा और ये टर्सरी होगा। ठीक है, इसके बाद जो ऊपर बड़े एनिमल्स आते हैं वो हायर कंज्यूमर कहलाते हैं। ठीक है, हायर कंज्यूमर। ठीक है, जिन्हें हिंदी में उपभोक्ता कहते हैं। कंज्यूमर मतलब होता है उपभोक्ता, उपभोग करने वाले। ठीक है, तो इस तरीके से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड फिर हायर कंज्यूमर होते हैं, जो बाज की चील, बाज और लॉयन, ये सारे क्रोकोडाइल वगैरह, ये सारे हायर कंज्यूमर में आते हैं। ठीक है, जो लास्ट चेन होती है, इनको नहीं कोई खाता है, ऐसा नहीं है। शेर को कोई खाने वाले, तो इनको भी खाने वाले होते हैं। हायर कंज्यूमर को डिकम्पोजर होते हैं, इनको डिग्रेड करने वाले। ठीक है, डिकम्पोजर। ठीक है, इनको डिग्रेड करने वाले भी होते हैं, लेकिन फिर भी हायर कंज्यूमर है, कोई बड़ा एनिमल इनको नहीं खाता है। ठीक है, शेर को कोई नहीं खाएगा। शेर अगर खुद मरेगा, मरने के बाद डेथ होगी, डेथ होने के बाद फिर आपके बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज करेंगे ना, बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज करेंगे, अदरवाइज कोई बड़ा एनिमल उनको नहीं खाएगा, इसलिए वो हायर कंज्यूमर है। ये माइक्रो कंज्यूमर है, ये जो होते हैं आपके डिकम्पोजर होते हैं, जो बैक्टीरिया वगैरह, ये माइक्रो कंज्यूमर है। ठीक है, छोटे हैं ये। तो इस तरीके से हमने किसके बारे में पढ़ा? इकोलॉजी में इकोसिस्टम के बारे में पढ़ा। इकोसिस्टम एक छोटा सा इकोसिस्टम होता है, जबकि यहाँ पर सिर्फ अपन एक इकोसिस्टम की बात करते हैं, जिसको बायोटिक, एबायोटिक फैक्टर, एबायोटिक फैक्टर एंड बायोटिक फैक्टर में इसको देखा जाता है। इसमें सॉइल है, वाटर है, एयर है, ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर है, प्रेशर है। इसके अलावा भी इसमें गैसेज होती हैं, एयर में इसमें गैसेज आ गई आपके। ठीक है, ओके। तो टेम्परेचर, प्रेशर, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा इसमें भी और चीज़ें होती हैं। तो इस तरीके से आप इसको उतारना चाहें तो उतार लें। ठीक है, ठीक है, ओके। तो एक अपन ने एक छोटा सा इकोसिस्टम लिया, उसमें अपन ने एक डिस्कस किया कि एक समझाने के लिए इस कंपोनेंट, इस छोटे से इकोसिस्टम में, पॉन्ड में कौन कौन से आपको बायोटिक एक्टिव फैक्टर मिलते हैं। ठीक है, रब कर देते हैं इसको। ठीक है, ये तो एक छोटे से इकोसिस्टम की बात हुई। ठीक है, एक छोटा सा इकोसिस्टम लिया, उसको हमने डिस्कस किया। ठीक है, ये इकोसिस्टम लिया, उसको हमने डिस्कस किया। अब नॉर्मली अपन एक चीज़ देखते हैं, एक टॉपिक लेते हैं, कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। कौन सा टॉपिक लिखते हैं? कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। अभी तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, टॉपिक वाइज टॉपिक चलेंगे। अभी मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि इकोसिस्टम होता क्या है, एक छोटा सा इकोसिस्टम। एनवायरनमेंट क्या होता है? एनवायरनमेंट होता है कंप्लीट जितने भी इकोसिस्टम, चाहे डेजर्ट का है, चाहे माउंटेन का है, तो उसको इंक्लूड किया जाता है। बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, इसको भी अपन टू टाइप से डिवाइड करते हैं। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, कंपोनेंट की बात करते हैं। अब अपन पढ़ेंगे कि कंपोनेंट कौन से होते हैं इकोसिस्टम के। फर्स्ट होता है आपका वही एबायोटिक की बात करें तो एबायोटिक कंपोनेंट, और सेकंड होता है बायोटिक कंपोनेंट।
देखो एक चीज़ याद रखना आप लोग, एक चीज़ को हमेशा रिमेंबर रखना, माइंड में फिक्स कर लेना, आपका चाहे इकोसिस्टम है चाहे एनवायरनमेंट है, बायोटिक फैक्टर और एबायोटिक फैक्टर दोनों रिलेटेड है, एक दूसरे से कनेक्टेड है ना, इसके बिना ये नहीं रह सकता, इसके बिना ये नहीं रह सकता। और सेकंड थिंग, एबायोटिक फैक्टर की खास बात ये होती है, एबायोटिक फैक्टर के जितने भी कंपोनेंट हैं, एबायोटिक फैक्टर के जितने भी कंपोनेंट हैं वो बायोटिक फैक्टर से साइकिल के फॉर्म में, ये साइक्लिक के फॉर्म में ट्रांसफ़र होते रहते हैं। जितने भी एबायोटिक फैक्टर हैं साइक्लिक के फॉर्म में बायोटिक फैक्टर में या लिविंग थिंग्स में जाके वापस एनवायरनमेंट में आते हैं, वापस इकोसिस्टम में जाते हैं, ठीक है, एबायोटिक फैक्टर में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर इकोसिस्टम के थ्रू बायोटिक फैक्टर में जाते हैं, फिर एनवायरनमेंट में आते हैं, ये पूरी साइकिल चलती रहती है, ठीक है। तो एबायोटिक फैक्टर बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है, ये इसके बिना नहीं रह सकते, इसके बिना नहीं रह सकते, दोनों ही एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, एक फॉर्म साइकिल के फॉर्म में एक दूसरे से घूमते रहते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा एबायोटिक फैक्टर गैसेज मान लें, ऑक्सीजन लें, CO2 लें, ठीक है, CO2 हो गया आपका, ऑक्सीजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया आपके, ठीक है, ये क्या सारे क्या है, ये आपके एबायोटिक फैक्टर हैं जो कि एक बायोटिक के थ्रू, एनिमल ही तो लेते हैं इनको और निकालते हैं, तो एनिमल के थ्रू ये पूरा एक साइकिल के फॉर्म में चक्कर लगाते रहते हैं। एबायोटिक फैक्टर की अगर हम बात करें और बायोटिक फैक्टर की बात करें, तो बायोटिक फैक्टर में जैसे अपन ने बात की अभी, ठीक है, एक तो प्रोड्यूसर, ठीक है, कंज्यूमर, और थर्ड आपका था डीकम्पोजर, ठीक है, जैसा कि अभी अपने बताया था, ठीक है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डीकम्पोजर। प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डीकम्पोजर, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। एबायोटिक की बात करें अपन, ठीक है, एबायोटिक की अगर हम बात करते हैं, ऑर्गेनिक कंपोनेंट, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट, ऑर्गेनिक कंपोनेंट, ऑर्गेनिक कंपोनेंट, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट और फिजिकल, ठीक है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल क्लाइमेट, ठीक है, फिजिकल में सनलाइट है, ठीक है, एयर है, ये सारे पे फिजिकल में आएंगे। ऑर्गेनिक, प्रोड्यूसर, सिंपल सी बात है, जानते हैं आप सारे जितने भी आपके ग्रीन प्लांट्स हैं, ठीक है, एनिमल्स, जितने भी आपके एनिमल्स हैं कंज्यूमर में आएंगे, ठीक है, डीकम्पोजर, जितने भी आपके बैक्टीरिया हैं, ठीक है, वो आपके डीकम्पोजर में आते हैं, ठीक। एबायोटिक कंपोनेंट की बात करें, ऑर्गेनिक कंपोनेंट कौन से होते हैं ऑर्गेनिक, जिसमें जानते हैं केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक कंपोनेंट वो होते हैं जिसमें कार्बन प्रेजेंट हो, ठीक है, विच कंपोनेंट हैव ए कार्बन सब्सटेंस दैट्स इज ए ऑर्गेनिक कंपोनेंट। तो बता सकते हैं ऑर्गेनिक कंपोनेंट में, ऑर्गेनिक में आपके थ्री फ्री फॉर्म में आपके मिलते हैं मेजरली, प्रोटीन, सबसे पहले वैसे कार्बोहाइड्रेट का नाम लिया जाता है जब भी अपन कार्बनिक कंपोनेंट में, ऑर्गेनिक कंपोनेंट की बात करें तो अपन कार्बोहाइड्रेट, सेकंड आता है आपका प्रोटीन, फिर आता है आपका लिपिड। ये आपके एबायोटिक फैक्टर हैं जो कि ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं जो आपके नॉर्मली आपके लिविंग थिंग्स में मिलेंगे, प्रोड्यूसर में, प्लांट्स में मिलेंगे, आपके एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इन्हीं का डिग्रेडेशन बैक्टीरिया डिकम्पोजर करते हैं। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट में आपके सिंपल सी बात है, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट में आपके बता देंगे आप नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, CO2 तो नहीं, ये तो आपके कार्बन में आ गया, H2O, फॉस्फोरस, ठीक है, ऑक्सीजन, ठीक है, यह आपके सारे क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है ना, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सोडियम, सल्फर, ठीक है, ये सारे आपके सोडियम, ये सारे आपके
एनवायरमेंटल में पाए जाने वाले इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है। फिजिकल क्लाइमेट में वही आपके आते हैं, सनलाइट हो गई आपकी, ठीक है, टेम्परेचर हो गया आपका, जैसे अभी अपन उससे पहले काफ़ी चीज़ वही चीज़ें आ गई इसमें, टेम्परेचर हो गया आपके, सनलाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई, ठीक है। इस तरीके से ये चीज़ें इसके अंदर आती हैं। तो अपन ने स्टार्ट किया टॉपिक को, तो टॉपिक क्या था, कंपोनेंट ऑफ इकोलॉजी। छोटी सी बात समझ ली, बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक में आपको एक प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर, इसमें ग्रीन प्लांट्स आएंगे, ग्रीन प्लांट्स प्लस उसके अंदर एल्गी भी आ जाएगा, है ना, एल्गी भी इसके अंदर इंक्लूड होता है। एनिमल्स आते हैं, सारे एनिमल्स आपके कंज्यूमर में आएंगे। प्राइमरी कंज्यूमर बताया मैंने, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, हायर कंज्यूमर एंड लास्ट में आपके जो बैक्टीरिया के थ्रू डिकम्पोजर, ठीक है। ये सारे लिविंग थिंग्स हैं और ये आपके एबायोटिक फैक्टर है। उतार लीजिए। इसमें आप वाटर भी लिख लेना, आप वाटर, ठीक है, गैसेस भी लिख लेना आप, ठीक है। ये सारे आपके फिजिकल क्लाइमेट है ना। टेम्परेचर तो लिख ही लिया आपने, सनलाइट होगी, ह्यूमिडिटी होगी, तो रब कर देते हैं अब, है ना। अब एक एक करके इनका डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। ऐसे तो आपकी बुक में बहुत कुछ है, आपकी बुक में पढ़ने के लिए बहुत कुछ है ना, कमी नहीं है, फिर भी अपन नॉर्मली एक टॉपिक को लेके थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। एबायोटिक फैक्टर की टॉपिक लेते हैं। पहला टॉपिक लेते हैं अपन टेम्परेचर, वेरी इंपॉर्टेंट। इस एनवायरनमेंट में या अपना इकोसिस्टम बोलें, चाहे मरीन इकोसिस्टम हो, चाहे अपना ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है जिसमें अपन रह रहे हैं, इसमें ह्यूमन रह रहे हैं, ठीक है, एनिमल्स रह रहे हैं साथ में, दैट्स हैव ए डिफरेंट टाइप ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। डिफरेंट टाइप का टेम्परेचर होता है। डेजर्ट में टेम्परेचर अलग मिलेगा आपको, माउंटेन में अलग मिलेगा, ओशियन में अलग मिलेगा, रिवर का टेम्परेचर अलग होगा, ठीक है। कोल्ड ब्लडेड कुछ एनिमल्स में टेम्परेचर डिफरेंट टाइप का होता है। जैसे अपना ह्यूमन्स का टेम्परेचर 37 डिग्री होता है, कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फ़ारेनहाइट में बात करें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इस तरीके से ह्यूमन का टेम्परेचर होता है, नॉर्मली टेम्परेचर जिस पे ह्यूमन सर्वाइव करते हैं, ठीक है। अदर होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि गर्म पानी में रहते हैं, गर्म झरने, वाटर, ठीक है, बहुत ही हॉट वाटर होता है, उसके अंदर भी अपने लाइफ को सर्वाइव करते हैं, जहाँ पर कितना टेम्परेचर, मान लो आप 100 या 98 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी चला जाता है, ठीक है, 98 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी चला जाता है। ऐसी जगह बैक्टीरिया अपनी लाइफ को सर्वाइव करते हैं। कुछ ऐसे एनिमल्स भी हैं जो कोल्ड एरिया में रहते हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं, कुछ एनिमल्स हैं, ठीक है, जो कि एक ठंडे इलाकों में रहते हैं, बहुत कोल्ड एरियाज में रहते हैं, ठीक है, कोल्ड एरियाज में रहते हैं, जहाँ सर्दी बहुत पड़ती है, माइनस टेम्परेचर चला जाता है, जिसमें माइनस में चला जाता है टेम्परेचर, वहाँ भी सर्वाइव करते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपने देखा होगा फिश के बारे में अगर बात करें तो फिश में कोल्ड ब्लडेड होती हैं, ठीक है, कोल्ड ब्लडेड यानी कुछ फिश हों या कुछ बर्ड्स हों, वो क्या करती हैं, टेम्परेचर का इम्पोर्टेंस ही बता रहा हूँ। कुछ बर्ड्स हैं, कुछ फिशेस हैं, ठीक है, जो कोल्ड ब्लडेड होती हैं, कुछ एनिमल्स होते हैं जो वार्म ब्लडेड होते हैं, ठीक है। कोल्ड ब्लडेड होती हैं जो अपने ब्लड को क्या करती हैं, अपने बॉडी के टेम्परेचर को चेंज कर लेती हैं। जैसे अब अपन तो क्या करते हैं, सर्दी का समय आया, स्वेटर पहन लिया, जैकेट पहन ली, किसी भी तरीके से अपन ने अपने टेम्परेचर को मेंटेन करके रखा है।
37 डिग्री सेंटीग्रेड है तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड रखने की कोशिश करते हैं। बाकी बॉडी भी कोशिश करती है, गर्मी में स्वेट के थ्रू पसीना बाहर निकलता है, उससे टेम्परेचर कंट्रोल हो जाता है। ठीक है, डिफरेंट तरीके से बॉडी अपने टेम्परेचर को कंट्रोल करती है, अपनी टेम्परेचर कंट्रोल करने की कोशिश करती है। जबकि कुछ बर्ड्स एंड फिशेज़ होती हैं, ठीक है, बर्ड्स और फिशेज़ होती हैं, वो क्या करती हैं, जैसे ही ठंडा मौसम आता है, ठंडा पानी हो जाता है, तो वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को चेंज कर लेती हैं उसके अकॉर्डिंग, जिससे वो अपनी लाइफ को सर्वाइव कर सकें। गर्मी में जब गर्म पानी हो जाता है, रिवर का पानी, वाटर का बहुत ज़्यादा वार्म वाटर हो जाता है, तो उस टाइम भी अपने ब्लड को चेंज कर लेती हैं, ब्लड के टेम्परेचर को, बॉडी के टेम्परेचर को। इसी तरीके से बर्ड्स भी यही करती हैं, फिशेस भी यही करती हैं। तो टेम्परेचर का इनमें इस तरीके से रोल होता है। और भी टेम्परेचर का रोल है, ठीक है, ये तो अपन ने नॉर्मली बात की कि कोल्ड ब्लडेड, वार्म ब्लडेड, ठीक है, बैक्टीरिया 98 डिग्री और 37 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होता है बॉडी का। अब नॉर्मली फर्स्ट अगर अपन टॉपिक देखें इसमें टेम्परेचर में, तो फर्स्ट देखें तो प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस अपनी बॉडी में जो भी ये 37 डिग्री टेम्परेचर है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में किसी एनिमल के पर्टिकुलर टेम्परेचर पे प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, प्रोटीन का फॉर्मेशन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होता है। ज़्यादा टेम्परेचर होने पे ये डिग्रेड हो जाते हैं। जैसे कि आपने कभी देखा होगा, कभी अपन को फीवर आता है, ठीक है, फीवर आता है, तो फीवर आने पे क्या होता है, अपनी बॉडी कमज़ोर हो जाती है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया है, अपनी बॉडी प्रोटीन नहीं बना पा रही है, और जो प्रोटीन है वो डिग्रेड हो रहा है, इस वजह से वीकनेस आ जाती है। इसलिए 37 डिग्री टेम्परेचर पे बॉडी प्रोटीन सिंथेसिस करती है, जिससे अपने एनर्जी का, बॉडी में एनर्जी आती है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोटीन सिंथेसिस में डेवलपमेंट में कैसे हेल्प करता है। डेवलपमेंट में अगर बात करें, अगर बात करें तो आपने देखा होगा इंडिया में एशिया के जो देश हैं, ठीक है, एशियन कंट्रीज़ हैं और यूरोपियन कंट्रीज़। तो यूरोपियन कंट्रीज़ में आपने देखे होंगे बहुत बड़े बड़े लंबे आदमी होते हैं, जबकि आप एशियाटिक देश में देखेंगे तो हाइट में छोटे मिलेंगे। ठीक है, चाहे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, ठीक है, चीन वगैरह, जितने भी एरिया आ रहे हैं, ये जो एशियाटिक कंट्रीज़ हैं, इसमें क्या होता है, हाइट में छोटे मिलते हैं, और यूरोपियन जो कंट्री है वहाँ पर हाइट में लॉन्ग मिलते हैं। ठीक है, ब्रॉड थोड़ा होता है शरीर, बॉडी। तो इस तरीके से ये किस लिए होता है, ये भी इस टेम्परेचर की वजह से होता है, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर कैसा होता है, कोल्ड होता है, और यहाँ का टेम्परेचर वार्म होता है। डेवलपमेंट भी वार्म एरिया में जो होते हैं, एशियाटिक देश में होते हैं, जहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है, वहाँ पर डेवलपमेंट हाई होता है। ठीक है, बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। जबकि यूरोपियन देशों में, जो यूरोपियन देश होते हैं, वहाँ पर कैसा होता है, स्लो डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो एक टेम्परेचर डेवलपमेंट पे डिपेंड करता है। थर्ड नंबर की अगर अपन बात करें तो मेटिंग, या फिर अपन कहें ब्रीडिंग। अपने संतान बनाना, प्रोजेनी को डेवलपमेंट करना, अपनी प्रोजेनी को आगे बढ़ाना, ठीक है, अपनी वंश को आगे बढ़ाना। ठीक है, तो आपने देखा होगा बर्ड्स हों, कुछ बर्ड्स, कुछ फिश, ठीक है, कुछ बर्ड्स की बात करें, कुछ फिश की बात करें, कुछ इंसेक्ट की बात करें। ठीक है, ये पर्टिकुलर सीज़न में ही ब्रीडिंग करती हैं। एक पर्टिकुलर सीज़न आता है, मान लो कुछ बर्ड कोल्ड सीज़न में, समर सीज़न, वो विंटर सीज़न में, तो कुछ फिशेस समर सीज़न में, ठीक है, कुछ रेन के सीज़न में, बारिश वाले सीज़न में। आप इन तीनों में टेम्परेचर डिफरेंट होता है। इस टेम्परेचर की वजह से ही इनमें ब्रीडिंग सीज़न भी डिफरेंट टाइप का होता है। तो जो टेम्परेचर है किसी भी एनिमल्स की ब्रीडिंग सीज़न को बहुत ज़्यादा इफेक्टेड करता है। ठीक है, इंसेक्ट का भी खासकर होता है। ठीक है, और खासकर ये होता है कि कुछ ऐसी फिशेस होती हैं जिनमें कोल्ड रीजन के अंदर ज़्यादा एग डेवलप करती हैं, वार्म रीजन में नहीं कर पाती हैं। कुछ ऐसी फिशेस होती हैं जो वार्म सीज़न में एग डेवलपमेंट हाईली करती हैं, विंटर रीजन में नहीं कर पाती हैं, समर रीजन में ज़्यादा कर लेती हैं। तो इस तरीके से ब्रीडिंग को भी इफेक्टेड करता है टेम्परेचर। ठीक है, इसके अलावा चौथा नंबर आपने हाइबरनेशन का नाम सुना होगा, हाइबरनेशन।
ठीक है, हाइबरनेशन में चले जाते हैं एनिमल, देखा होगा। टॉर्टोइस की बात, इसकी बात करें अपन, फ्रॉग की बात करें, ठीक है, या फिर सिंपल सा बात है लिजार्ड की बात करें, छिपकली की बात करें। आपने देखा होगा विंटर सीजन में लिजार्ड नहीं दिखते हैं, फ्रॉग भी नज़र नहीं आते हैं, इंसेक्ट भी नज़र नहीं आते हैं ना, इंसेक्ट भी नज़र नहीं आते हैं। और गर्मियों में जब होती है तब जगह जगह ये छिपकलियाँ घूमती रहती हैं, जगह जगह बारिश का रीज़न आता है तो फ्रॉग मिल जाएंगे काफ़ी घूमते हुए, इंसेक्ट मिल जाएंगे गर्मियों में ना, तो समर रीजन में ये सारे बाहर आ जाते हैं। तो क्या होता है, ये क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में, लोअर टेम्परेचर में अपनी मेटाबॉलिक रिएक्शन को, अपनी मेटाबॉलिक रिएक्शन को क्या करते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन को क्या करते हैं, स्लो कर लेते हैं, ठीक है, बहुत स्लो कर लेते हैं। और जब तक ये सीज़न चलता रहता है अपनी हार्ट बीट को कंट्रोल कर लेते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन बहुत स्लो हो जाती है, हाइबरनेशन में चले जाते हैं, ठीक है, ज़मीन में चले जाते हैं, कहीं जाके छुप जाते हैं इसी जगह पे, ठीक है। इसी इंसेक्ट भी ये करते हैं, इंसेक्ट का तो खैर डेवलपमेंट ही रुक जाता है इस टाइम, ठीक है, फ्रॉग का भी ये होता है, लिजार्ड का भी ये होता है। तो ये किस वजह से, ये भी टेम्परेचर की वजह से ना, तो टेम्परेचर की वजह से इनका ये भी इफेक्टेड होता है, ठीक है। तो आप देखें एक बार, ठीक है। तो ये तो अपने टेम्परेचर की नॉर्मली बात की, किस तरीके से टेम्परेचर अफेक्टेड करता है बॉडी को, डेवलपमेंट इन ह्यूमन या फिर एनिमल्स का डेवलपमेंट। ये ऐसा नहीं है कि एनिमल्स के लिए, ये सारी चीज़ें प्लांट्स के लिए भी, ये सारा ये जो सिस्टम है ये प्लांट में भी इंक्लूड होता है, ठीक है, प्लांट में भी इंक्लूड होता है। प्लांट का जो फ्लावरिंग का सीज़न है, फ्लावर आने का सीज़न है, फ्रूट आने का सीज़न है, फ्रूट बनने का सीज़न है, ब्रीडिंग का सीज़न है, ठीक है, तो ये भी इस टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो ठीक है, और सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होता है ब्रीडिंग सेक्सुअल एक्टिविटी जो होती है एनिमल्स की, वो भी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। पर्टिकुलर टेम्परेचर मिलने पर ही वो हाईली सेक्सुअली एक्टिवेटेड होते हैं एनिमल, ओके। तो इस तरीके से टेम्परेचर है, ठीक है, तो टेम्परेचर एक पर्टिकुलर होना चाहिए। और इसके बाद टेम्परेचर के बाद अपन बात करते हैं लाइट की। किसकी बात करते हैं, लाइट, वेरी इंपॉर्टेंट, लाइट, सनलाइट। कौन सी बात कर रहे हैं, लाइट में भी कौन सी, सनलाइट। आपको पता है सनलाइट में डिफरेंट टाइप की वेव्स आती हैं, ठीक है, विबग्योर टाइप की, अलग अलग डिफरेंट रेंज के अकॉर्डिंग, ठीक है, सनलाइट डिफाइन रहती है। उसमें से में एक रेंज होती है, उसी रेंज की लाइट हमें दिखाई देती है, ठीक है। तो लाइट का इंपॉर्टेंट क्या होता है ह्यूमन और प्लांट में, सबसे पहला इंपॉर्टेंट होता है, देखिए, क्लोरोफिल प्लांट में। क्लोरोफिल हो, ठीक है, सनलाइट का इंपॉर्टेंट रोल क्लोरोफिल में आता है। पिगमेंट है ये जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करता है, उसके बाद ही फूड का सिंथेसिस होता है, फूड प्रोसेस होता है, ठीक है, फूड प्रोसेसिंग में। वेरी गुड। तो क्लोरोफिल लाइट का इंपॉर्टेंट रोल होता है। फ्लावरिंग में, फ्लावरिंग सीजन, फ्लावरिंग का जो आता है टाइम, वो भी आपने देखा होगा, बसंत में ज़्यादा फ्लावर होते हैं, ठीक है, बसंत में, ठीक है, सर्दी के बाद जो मौसम आता है तो वो सनलाइट, हल्की सनलाइट होती है उस टाइम, ना ज़्यादा सर्दी होती है ना गर्मी होती है, उसी टाइम फ्लावरिंग होती है मैक्सिमम, तो वो भी सनलाइट से रिलेटेड होता है, ठीक है। पिगमेंट की बात करें, क्लोरोफिल की जो फूड प्रोसेसिंग की में इम्पोर्टेंट रोल रहता है। इसके अलावा लाइट का क्या इम्पोर्टेंट रोल होता है, इसके अलावा लाइट का इम्पोर्टेंट रोल ये होता है कि ह्यूमन में क्या इम्पोर्टेंट रोल होगा बताओ लाइट का, विटामिन डी, सनलाइट विटामिन डी ऑब्जॉर्व करने के लिए विटामिन
डी को एब्जॉर्ब करने के लिए सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, बोलते हैं ना धूप में बैठो विटामिन डी एब्जॉर्ब होगा, ठीक है, तो बॉडी में विटामिन डी के लिए लाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसके अलावा लाइट का इंपॉर्टेंट रोल ये है कि एक साइड इफेक्ट भी ये होता है कि जहाँ लाइट नहीं पहुँचती है, जैसे महासागर होते हैं, ठीक है, ओशियन रीजन है या फिर कोई माउंटेन रीजन है जहाँ पर लाइट नहीं पहुँचती है, तो लाइट के एब्सेंस में वहाँ के जो एनिमल्स होते हैं ब्लाइंड होते हैं। कैसे होते हैं? ब्लाइंड, ठीक है, अंधे होते हैं, उनको दिखाई नहीं देता है। वो वेव के थ्रू एक पर्टिकुलर वेव प्रोड्यूस करते हैं, उस वेव के थ्रू ही सामने वाले एनिमल्स को या प्रेडेटर को अज्यूम करते हैं, पहचानते हैं। तो लाइट के एब्सेंस में ब्लाइंड होते हैं कुछ एनिमल्स, ठीक है, कुछ एनिमल्स जहाँ पर लाइट नहीं पहुँच पाती है, ठीक है। इसके साथ ही क्या होता है, जहाँ लाइट नहीं पहुँचती है वहाँ पर क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी स्लो होता है, स्लो, ठीक है। इस तरीके से लाइट का है क्लोरोफिल में फूड प्रोसेसिंग में हेल्प करता है, फ्लावरिंग में हेल्प करता है, विटामिन डी के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। लाइट के एब्सेंस में ब्लाइंड एनिमल्स होते हैं, जैसा कि आपने देखा होगा कि कुछ एनिमल्स होते हैं जो रात के टाइम निकलते हैं, आगे पढ़ेंगे अपन कि कुछ एनिमल्स होते हैं नाइट के टाइम फूड की सर्चिंग के लिए निकलते हैं, ठीक है, शिकार करने के लिए निकलते हैं, तो वो अंधेरे में ज़्यादा दिखाई देता है, जैसे शेर वगैरह जो होते हैं, और लाइट में वो कम देख पाते हैं। इसका रीज़न यही है कि वो स्टार्टिंग से अंधेरे में चल रहे हैं, तो लाइट का उनकी एब्सेंस में वो ब्लाइंड हो चुके हैं। ब्लाइंड तो नहीं कहेंगे, मतलब ये कहेंगे कि हाँ थोड़ा बहुत दिखाई नहीं देता है, ऐसा बिल्कुल ऐसा नहीं कि अंधे हो गए, मतलब फिर भी ब्लाइंड एनिमल्स कह सकते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत उनको दिखाई कम देता है उस एरिया में, और डार्क रीजन में ज़्यादा अच्छे देखो। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस स्लो होता है अगर जहाँ पर लाइट एब्सेंस होती है, ठीक है, लाइट एब्सेंस में एब्सेंस ऑफ लाइट, ठीक है, फोटोसिंथेसिस स्लो होता है, प्रेजेंस ऑफ लाइट में क्लोरोफिल के थ्रू अच्छा सिंथेसिस होता है। और क्लोरोफिल का आपको पता होगा Mg+2 की प्रेजेंस में होता है, तो Mg+2 एक ऐसा है आपका इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है जो कि एबायोटिक फैक्टर के इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। तो इतना एक बार देख लीजिए। हाँ, तो देखा आपने क्लोरोफिल का, फ्लावरिंग का, विटामिन डी का, और एक चीज़ होता है ग्रोथ में भी इम्पोर्टेंट रोल होता है, ग्रोथ में भी इम्पोर्टेंट रोल करते हैं, यानी लाइट की प्रेजेंस में कुछ एनिमल्स हाई ग्रोथ रेट दिखाते हैं, ठीक है, हाई ग्रोथ रेट शो करते हैं। और एक 7 नंबर का ये होता है, लास्ट है, क्या देखते हैं अपन, सनलाइट की प्रेजेंस में मेटाबॉलिक रिएक्शन कैसी होती है? फास्ट होती है। मेटाबॉलिक जो रिएक्शन होती है, मेटाबॉलिक रिएक्शन फास्ट। अच्छा ये बताइए मेटाबॉलिक और एनाबॉलिक क्या होता है? अगर अपन बात करें मेटाबॉलिक, एक छोटी सी बात करते हैं, यहाँ पर आया है मेटाबॉलिक रिएक्शन फास्ट, तो एक रिएक्शन है मेटाबॉलिक और एक होती है एनाबॉलिक, ठीक है। एनाबॉलिक रिएक्शन और मेटाबॉलिक रिएक्शन, देखिए मेटाबॉलिक रिएक्शन में क्या होती है, मॉलिक्यूल्स में एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, जबकि एनाबॉलिक में यानी मेटाबॉलिक रिएक्शन में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स टूटते हैं, ब्रेक डाउन किया जाता है मॉलिक्यूल्स को, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स है, इनको तोड़ के एनर्जी का प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है। तो मैक्सिमम एनर्जी के लिए मेटाबॉलिक रिएक्शन फास्ट होती है, कहते हैं ना BMR, ठीक है, बेसल मेटाबॉलिक रिएक्शन, है ना, बोलते हैं ना इसका BMR फास्ट है। यानी आपने सुना होगा कुछ लोगों को है ना शरीर में खाना खाते हैं और जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है, बहुत जल्दी भूख लगने लग जाती है ना, ऐसा देखा होगा बहुत से लोगों को, थोड़ा खाना खाया,
थोड़ी देर बाद फिर डाइजेस्ट हो गया, बहुत फास्ट डाइजेस्ट हो गया, फिर भूख लगने लगी, फिर डाइजेस्ट हो गया, फिर भूख लग। तो BMR रेट फास्ट होती है। डाइजेस्ट करने का, मॉलिक्यूल को तोड़ने की जो रेट होती है, एंजाइम के प्रोडक्शन का जो रेट है, एंजाइम जो बन रहा है बॉडी में, जो एंजाइम है, जो डाइजेस्टिव एंजाइम है, वो बहुत फास्टली बन रहे हैं, बहुत जल्दी बन रहे हैं और बहुत जल्दी वर्क कर रहे हैं। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन, तो एनर्जी का प्रोडक्शन फास्ट हो रहा है। एनाबॉलिक रिएक्शन में होता है कि मॉलिक्यूल्स को जोड़ना, ठीक है, कि दो मॉलिक्यूल्स लिए उनको एनर्जी जोड़ने का काम होता है। इसमें एनर्जी दी जाती है, इसमें एनर्जी निकलती है, इसको एनर्जी दी जाती है ना। एनाबॉलिक रिएक्शन में एनर्जी को हमको देना पड़ता है, तब जाके मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं। तो ये एब्जॉर्ब करती है एनर्जी को, ये रिलीज करती है मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो लाइट की प्रेजेंस में क्या होता है, लाइट की प्रेजेंस में क्या होता है, एंजाइम है अच्छा वर्क करते हैं, और एनर्जी का प्रोडक्शन अच्छा होता है। जैसे क्लोरोफिल का फूड प्रोसेसिंग देख लीजिए आप, फूड प्रोसेसिंग का प्रोसेस भी लाइट की प्रेजेंस में बहुत अच्छा हो रहा है। तो क्यों यहाँ पर भी एंजाइम काम करते हैं, कुछ एडीपीएस एंजाइम होता है, वो भी कम काम करता है। कुछ जब पढ़ेंगे आप फोटोसिंथेसिस, उसमें एटीपेज एंजाइम जो होता है वो वर्क करता है। तो इस तरीके से अपने सनलाइट की बात की। इसके बाद अपन बात करते हैं नॉर्मली ह्यूमिडिटी की। इसकी बात करते हैं ह्यूमिडिटी की। ह्यूमिडिटी से पहले बात करते हैं H2O, वाटर की। सिंपल सी बात है, वाटर के बारे में आप सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, छोटी सी कोई बड़ी बात नहीं है। वाटर का इंपॉर्टेंट रोल हर जगह होता है, ठीक है। बॉडी में 90% वाटर ही है, ठीक है। विदाउट वाटर ही कुछ नहीं होता। मेटाबॉलिक रिएक्शन हो, उसमें मेटाबॉलिक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो, एंजाइम प्रोडक्शन हो, ठीक है, सॉइल का वाटर एब्जॉर्प्शन हो, ठीक है, न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्टेशन हो, मिनरल्स ट्रांसपोर्टेशन हो, वाटर ट्रांसपोर्टेशन हो, फूड ट्रांसपोर्टेशन हो, कोई सा भी XYZ देख लीजिए, पर विदाउट वाटर के पॉसिबल नहीं है। और खासकर एक्वाटिक एनिमल के लिए वाटर इजी पूरा जीवनदान ही है, बिना वाटर के वो जी नहीं सकते। डेजर्ट में भी वाटर है, बहुत नीचे होता है, लेकिन वहाँ कम वाटर में डेवलपमेंट रहता है, फिर भी वाटर की रिक्वायरमेंट वहाँ भी रहती है, ठीक है। तो वाटर के बारे में ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी जानते हैं वाटर के बारे में, ठीक है। आगे चलते हैं अपन। आगे अपन बात करें कंपोनेंट इकोसिस्टम, तो उस टाइम वही गया था, वही चल रहा है अपना कंपोनेंट इकोसिस्टम। एबायोटिक फैक्टर की बात चल रही है अपनी, एबायोटिक कंपोनेंट्स की बात चल रही है। ह्यूमिडिटी की बात करें तो ह्यूमिडिटी भी क्या होती है, जहाँ पर जिसमें ह्यूमिडिटी होती क्या है, एयर में वाटर की कंसंट्रेशन, ठीक है। एयर में कितना वाटर है, ठीक है, कम ज़्यादा, ठीक है। बारिश के टाइम में कहते हैं ना ह्यूमिडिटी बढ़ गई, ठीक है ना, पसीने आने लग जाते हैं, ठीक है। तो एयर में वाटर की कंसंट्रेट बढ़ जाती है। तो एयर में वाटर की कंसंट्रेट जो भी होती है आपकी ह्यूमिडिटी कहलाती है, वो भी आपके मेजरली प्लांट पे ज़्यादा इफेक्टेड करती है। प्लांट के डेवलपमेंट में ह्यूमिडिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। इसके साथ ही सॉइल के बारे में अपन अच्छे से पढ़ेंगे आगे चल के, ठीक है। यहाँ तो अपन थोड़ा सा बता देते हैं कि सॉइल में क्या होता है। सॉइल की डिफरेंट टाइप की लेयर होती हैं जो वाटर एब्जॉर्प्शन के डिपेंड करती हैं। चट्टानों से बनी होती है, माउंटेन से छोटे टूट के सॉइल बनती है, सॉइल का फॉर्मेशन होता है। सबसे ज़्यादा मान लो ये बात करें अगर इसके, तो सबसे ऊपर इम्पोर्टेंट सेकंड, सबसे ऊपर तो ये छोटे छोटे इस तरीके से सॉइल होगी, ठीक है। यहाँ पर तो ठीक है, फिर यहाँ पर बहुत छोटे छोटे प्रेजेंट होगी, ठीक है। फिर यहाँ पर बड़े बड़े इस तरीके से, फिर लास्ट में तो और बड़े हो जाते हैं और ग्राउंड वाटर के फॉर्म में, ये ग्राउंड वाटर के फॉर्म में वाटर पहुँच जाता है। इसी जगह पे आपके लीव्स मिलेंगी, ठीक है, कुछ एनिमल्स मिलेंगे, कुछ बैक्टीरियाज मिलेंगे, ठीक है। ये जो उपजाऊ होती है ना, ये वाला, ये दोनों लेयर, यहाँ पर वाटर कंसनट्रेट ज़्यादा होती है, ठीक है, यहाँ ज़्यादा वाटर रहता है, छोटे छोटे टुकड़ों की बनी होती है,
और जो रूट होती है यहाँ तक ही फैली रहती है, ठीक है, इस तरीके से। और ये वाला जो पोर्शन होता है वो डायरेक्टली अपन पढ़ेंगे आगे। तो ये यहाँ पर वाटर रुकता है जाके, और यहाँ पर जो वाटर होती है जिसे कहते हैं उपजाऊ ज़मीन, ठीक है, जहाँ पर मिनरल्स ज़्यादा यहाँ पर मिलेंगे आपके, मिनरल्स ज़्यादा होते हैं, खनिज ज़्यादा होते हैं यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पर वाटर ज़्यादा मिलेगा आपको, ठीक है, वाटर यहाँ पर भी वाटर मिलेगा आपको, ठीक है। फिर लास्ट में तो ग्राउंड, फिर उसके बाद रुकता नहीं है वाटर, फिर सीधा ग्राउंड वाटर में चला जाता है। जहाँ छोटे कण होंगे वहाँ रुकेगा, जहाँ बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे वहाँ वाटर नहीं रुक पाएगा। तो यहाँ छोटे छोटे होते हैं, इसलिए यहाँ पर वाटर को एब्जॉर्ब करके वाटर को होल्ड कर लिया जाता है, और ये मिनरल्स की वजह से यहाँ पर तो खैर रहता ही है। तो इस तरीके से डेवलपमेंट होता है प्लांट्स का। तो सॉइल की बात की, वाटर की अपन बात कर रहे थे, वाटर की बात करी ली कि वाटर इंपॉर्टेंट रोल है। वाटर के डिफरेंट टाइप में अलग अलग तरीके से बारिश होती है, ठीक है। डेजर्ट मान लो कहीं से 0 से 30 सेंटीमीटर बारिश हुई, कहीं 30 से 45 होती है, कहीं 45 से 100 होती है, कहीं 100 टू 125 सेंटीमीटर भी होती है बारिश, ठीक है। इस तरीके से डिफरेंट टाइप के एरिया में डिफरेंट टाइप तरीके से इसमें बारिश का रेन का रहता है, और इसी रेन के अकॉर्डिंग ही वहाँ का क्लाइमेट देखा जाता है, इकोसिस्टम देखा जाता है। 0 से 30 सेंटीमीटर अगर बारिश हो रही है तो वो डेजर्ट के अंदर आ जाता है, बहुत कम बारिश होती है, ठीक है। और अगर 125 या उससे ऊपर भी, अगर इससे ऊपर भी अगर बारिश हो रही है तो आपको पता होगा वो सदाबहार वन, ठीक है, सदाबहार वन कहलाते हैं। अमेज़न के जो जंगल हैं, ठीक है, जो बड़े बड़े फॉरेस्ट हैं, यहाँ पर हमेशा बारिश होती रहती है, ठीक है। मेघालय जो है, मेघालय वाला जो एरिया है वहाँ पर भी हमेशा बारिश होती रहती है। तो वहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, तो वहाँ पर भी क्या होती है, अच्छी खासी बारिश होती है। और जहाँ बारिश कम होती है वो डेजर्ट इलाका आता है। जहाँ नॉर्मल बारिश होती है वो नॉर्मल हो जाता है, जहाँ पे इतने ज़्यादा प्लांट कम भी नहीं है, ज़्यादा भी नहीं है, और यहाँ पर सिर्फ प्लांट के लिए ट्रीज, प्लांट और डिफरेंट टाइप के एनिमल स्पीसीज़ मिलती है, डिफरेंट टाइप के प्लांट की स्पीसीज़ देखने को मिलेगी, ठीक है। मेडिसिन के प्लांट्स काफ़ी कुछ मिल जाता है। तो इस तरीके से वाटर की और बात की हमने, इस तरह से सॉइल की बात की। नॉर्मली आगे अपन के पूरा चैप्टर आएगा, उसका पढ़ेंगे अपन, ठीक है। अब आगे अपन करते हैं बायोटिक फैक्टर। बायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। बायोटिक कंपोनेंट की बात करते हैं। बायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक फैक्टर, बायोटिक फैक्टर, एक चीज़ याद रखना, जब अपन बायोटिक फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, जब हम बायोटिक फैक्टर्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो अपन ने बात तो की थी कि किसकी बात की थी बायोटिक फैक्टर में, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, है ना, और प्रोडक्ट बनाने वाले, और कंज्यूमर और डिकम्पोजर, इनके अपन ने बायोटिक फैक्टर में बात की थी। यानी आपने एक चीज़ देखा है, इसके अंदर एनिमल्स ही आ रहे थे, ठीक है, एनिमल्स आ रहे थे। तो नॉर्मली अगर अपन बायोटिक फैक्टर माइंड में आता है तो सीधी सी बात है, आप एनिमल्स की बात करेंगे, प्लांट्स भी आएंगे उसमें, ऑल एनिमल्स भी आएंगे, ऑल बैक्टीरियाज भी आएंगे, जो डिकम्पोजर बैक्टीरिया होंगे वो भी इसके अंदर आएंगे बायोटिक फैक्टर के अंदर। तो फिर हम इसको ओपनली अगर स्टडी करें तो हम देखते हैं, ओपनली हम स्टडी करें बायोटिक फैक्टर में, तो हम देखते हैं इसमें सबसे छोटी यूनिट की अगर हम देखें बायोटिक फैक्टर में, सबसे छोटी यूनिट की बात करें, सबसे स्टार्टिंग यूनिट की बात करें, तो हमें एक चीज़ मिलती है, वो मिलती है स्पीसीज़। क्या मिलती है? स्पीसीज़, जाति, ठीक है, जाति, स्पीसीज़। अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तो हमें स्पीसीज़ की बात करते हैं। जब हम बायोटिक फैक्टर लिविंग थिंग की बात करते हैं तो पहली चीज़ एक माइंड में आनी चाहिए, हम कि स्पीसीज़ की बात कर रहे हैं, स्पीसीज़, जाति की बात कर रहे हैं। अब जाति, ह्यूमन स्पीसीज की बात करें, ह्यूमन कंप्लीट जितने भी ह्यूमन्स हैं, जितने भी 102.7 करोड़ की जो जनसंख्या है, ये तो इंडिया की है, ऑल वर्ल्ड के जितने भी ह्यूमन्स हैं वो सभी एक ही जाति में आ जाते हैं, ठीक है, एक ही स्पीसीज में आते हैं इसे, है ना, ठीक है।
होमो सेपियंस के अंदर आते हैं ये। इसी तरीके से मान लो हम एलिफेंट की बात करें, एलिफेंट, तो एलिफेंट जितने भी एलिफेंट हैं वो सिर्फ एक सिंगल स्पीसीज में आएंगे। अगर अपन डियर की बात करें, हिरण की बात करें, तो जितने भी हिरण हैं सभी, काऊ की बात करें, गॉट की बात करें, तो जितने भी ये सारे एनिमल्स हैं ये अपनी अपनी पर्टिकुलर स्पीसीज रखते हैं और सारे इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। तो फर्स्ट थिंग आती है स्पीसीज, सबसे छोटी यूनिट होती है, ठीक है, बायोटिक फैक्टर में जो बात कर रहे हैं। अब स्पीसीज में अपन क्या देखते हैं, स्पीसीज से क्या होता है, एक से ज़्यादा स्पीसीज, मान लो ये एक स्पीसीज है, ठीक है, ये एक स्पीसीज है, फर्स्ट स्पीसीज फर्स्ट है ये, एक ये स्पीसीज है, ये स्पीसीज सेकंड है। देखो रहते जंगल है, मान लो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में तो भैया सभी रहेंगे, कोई एक स्पीसीज थोड़ी रहेगी, शेर भी रहेगा, कुत्ता भी रहेगा, बिल्ली भी रहेगी, पक्षी भी रहेंगे, सांप कीड़े मकोड़े सभी रहेंगे जंगल में, फॉरेस्ट में तो सभी रहेंगे, ठीक है, सबको रहना है ना, तो सभी को रहना है, तो स्पीसीज सबकी डिफरेंट डिफरेंट होगी, ठीक है। तो बहुत कुछ चलता है, फिर तो आपने देखा होगा डिस्कवरी में बहुत कुछ इन लोगों में चलता रहता है। तो फर्स्ट ये स्पीसीज फर्स्ट है, स्पीसीज सेकंड। जब एक से ज़्यादा स्पीसीज को इंक्लूड कर लिया जाता है, मान लो किसी जगह, मान लो आप भी रह रहे हैं और बहुत सारे डॉग भी रह रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर बिल्लियाँ भी हैं, ठीक है, गाय भी हैं खूब सारी, तो एक पूरी क्या हो गई है, कम्युनिटी हो गई है। तो डिफरेंट टू डिफरेंट टाइप स्पीसीज आर मेड अप ऑफ, कम्युनिटी आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज, ठीक है। कम्युनिटी जो बनी होती है डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज की बनी होती है, कम्युनिटी कहलाती है। कम्युनिटी ना, कम्युनिटी। अब कम्युनिटी, अब यहाँ पर देखो एक चीज़ आ रही है, अब मैं कम्युनिटी के बाद मैं बोलूँगा इकोसिस्टम। डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिटी, कम्युनिटी तो बना ली हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्पीसीज, प्लस कम्युनिटी के साथ एनवायरनमेंट के फैक्टर, कौन से, एबायोटिक फैक्टर, एनवायरनमेंट के एबायोटिक फैक्टर, एबायोटिक फैक्टर इंक्लूड हो जाते हैं जब, ठीक है, कम्युनिटी के साथ एबायोटिक फैक्टर इंक्लूड कर दिए जाते हैं, तब बन जाता है इकोसिस्टम। वही बात आ गई, बायोटिक एबायोटिक का रिलेटेड, क्लोजली रिलेटेड है दोनों। जो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर आके जब मिलेंगे, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स अगर मिलेंगी, तब जाके एक इकोसिस्टम का फॉर्मेशन होगा। तो एक पौंड की अपन बात कर रहे थे, तो पौंड में देखा आपने एबायोटिक फैक्टर सारे थे एनवायरनमेंट के, और बायोटिक फैक्टर में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, इसमें फिश भी होंगी, सांप भी होंगे इस पौंड के अंदर, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े भी होंगे, मेंढक भी होगा, ठीक है, फ्रॉग भी प्रेजेंट होगा। तो सारी के डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्पीसीज हैं जो उस पौंड के अंदर रह रही हैं, और उन एनिमल्स प्लस एनवायरनमेंट के एबायोटिक फैक्टर सारे ही इसके अंदर मौजूद हैं, और वो मिला के बनाते हैं कि एक इकोसिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर है? तो एक इकोसिस्टम का फॉर्मेशन होता है। तो ये स्पीसीज की बात हुई, स्पीसीज जो कि कम्युनिटी का फॉर्मेशन करती है, कम्युनिटी आर कन्वर्टेड इन इकोसिस्टम विथ एड टू ए एनवायरमेंटल एबायोटिक फैक्टर, ठीक है, ओके। ये एक बात क्लियर हुई यहाँ पे, स्पीसीज की बात अपन ने कर रहे हैं। अब आपने देखा होगा, इनकी बात करें, मान लो ये एक पूरी फैमिली है, ठीक है, एक स्पीसीज है, फैमिली है, ये एक ये है, 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 इन सभी में क्या आराम से रह रहे हैं क्या ये? इन मान लो ये हिरण है सारे, कि ये आराम से मज़े से रह रहे हैं, किसी चीज़ का डर है इनको? डर है इनको बड़े एनिमल्स का डर है, ठीक है, इनको प्रीडेटर्स का डर है, ठीक है। तो ये कैसे रहेंगे? ग्रुप में रहेंगे, ठीक है, ग्रुप में इनको रहना होगा, ओके। इसके अलावा इनके बीच में कुछ ना कुछ तो और भी चीज़ें चलेंगी, उसको पढ़ते हैं अपन। ठीक है, इन दोनों एनिमल्स के बीच में, चाहे इनमें, चाहे घर के ही सारे सदस्य हैं कि परिवार में,
तो दोनों में झगड़े भी होते हैं, प्रेम भी रहता है, फाइटिंग भी होती है, ठीक है, अलग अलग भी होते हैं, ग्रुप में भी रहते हैं, ठीक है। इस तरीके से इनमें इंटर स्पेसिफिक रिलेशन होता है, इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशन, इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशन होता है इनमें, जो एक ही स्पीसीज के बीच में होता है, ठीक है। अब जो इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशन है ये 2 टाइप्स का होता है। एक तो होगा कोऑपरेटिव, सभी को कोऑपरेट करें, कभी कभी कोऑपरेट करते हैं, ठीक है। तो एक तो होता है कोऑपरेटिव और एक होता है नॉन कोऑपरेटिव। एक तो ये घर के सारे सदस्य कोऑपरेट करके चलें, मिलजुल के चलें, ठीक है, ये कंडीशन भी आती है। और ऐसी कंडीशन भी आती है कि नॉन कोऑपरेटिव होते हैं, कोऑपरेट नहीं करते, लड़ते रहते हैं, एक दूसरे को मार भी देते हैं, ठीक है, एक दूसरे को ख़त्म भी कर देते हैं, ठीक है। जैसा कि आपने शेर के अंदर देखा होगा, नॉन कोऑपरेटिव की अगर अपन बात करें, कोऑपरेटिव की बात करें तो आपने देखा होगा चींटियों को हमेशा ग्रुप में चलती हैं, सोसाइटी के फॉर्म में चलती हैं, सबका काम डिवाइड होता है, एक दूसरे का साथ देती हुई चलती हैं, ठीक है, कोऑपरेट करती हैं, ठीक है। श्रमिक जो करती हैं, वर्कर्स होती हैं, वर्कर्स काम करती हैं, जो एग फॉर्मेशन का काम है वो एग फॉर्मेशन करती है, सर्चिंग फूड सर्चिंग का काम है फूड सर्चिंग करती है, कोऑपरेट करके पूरा है सभी एक ही स्पीसीज की, जबकि कोऑपरेट करके चल रही है। नॉन कोऑपरेटिव में आप देखा होगा टाइगर होता है, टाइगर एक अपना एरिया रख लेता है, कवर कर लेता है, एक फैमिली के साथ रहता है, उस एरिया में किसी दूसरे टाइगर को नहीं आने देता, जबकि हैं दोनों एक ही स्पीसीज के, बट फिर भी नहीं आने देता। एक फीमेल के लिए लड़ मर जाते हैं, वो एक फीमेल की मेटिंग के लिए वो फाइट कर लेते हैं अपनी से दूसरी स्पीसीज की। प्रेन मैंटिस एक एनिमल होता है, वो भी एक ही जाति के होते हैं, फिर भी एक एनिमल दूसरे एनिमल को रिडेट कर लेता है, खा लेता है, उसका भक्षण कर लेता है। तो नॉन कोऑपरेटिव के फॉर्म में भी रहते हैं आपस में, और कोऑपरेटिव के भी फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। तो कोऑपरेटिव के फॉर्म में और नॉन कोऑपरेटिव के फॉर्म में ये सर्वाइव करते हैं। अब इसमें कोऑपरेटिव की बात करें तो किस किस तरीके से रहते हैं, किस किस तरीके से कोऑपरेट करते हैं। पहले तो करते हैं सोसाइटी फॉर्मेशन, ठीक है। सोसाइटी फॉर्मेशन एक कोऑपरेटिव वर्क है, जैसे कि मैंने बताया आंट के अंदर, टर्मिट के अंदर, है ना, ये क्या करते हैं अपना अपना वर्क। मधुमक्खियों में देखा होगा आपने, हनी बी में देखा होगा, सभी का अपना अपना वर्क होता है, ठीक है। वर्कर्स का अलग होता है, जिनके पंख बड़े होते हैं, वो फीमेल होती है, वो क्या करती है एड प्रोडक्शन करती है। मेल होता है एक जो वो मीटिंग के लिए रहता है, ठीक है। शहद और वर्कर्स होते हैं वो जाते हैं घूम घूम के लेके आते हैं, ठीक है। फाइटर्स अलग होती हैं फाइट करने के लिए। तो इस तरीके से कोऑपरेट करके पूरी एक सोसाइटी का फॉर्मेशन करती हैं। इसके सेकंड होता है इनका सोसाइटी फॉर्मेशन सेग्रीगेशन, ठीक है। फाइटिंग क्या, हाँ, सोसाइटी फॉर्मेशन ये देख लें एक बार, ये लिखना चाहें इसको लिखें, थोड़ा सा देखें। लिखा आपने इंटरस्पेस रिलेशन, कोऑपरेटिव, नॉन कोऑपरेटिव, ये कम्युनिटी इकोसिस्टम एनवायरमेंटल फैक्टर के साथ मिलकर जुड़ती हैं। ये तो यहाँ तक को हो गया।
कोऑपरेटिव की बात कर रहे थे। कोऑपरेटिव रिलेशन में फर्स्ट अपन ने बात की थी सोसाइटी फॉर्मेशन, सोसाइटी का निर्माण करना है। सेकंड थिंग आती है आपकी सोसाइटी के बाद एग्रीगेशन। सेग्रीगेशन ठीक है। थर्ड नंबर पे आपके आता है सोसाइटी फॉर्मेशन, फाइटिंग या फिर पेरेंटल केयर, ठीक है। टेम्परेचर कंट्रोल, ठीक है। ग्रुप बनाना, ये ग्रुपिंग, ठीक है, ग्रुप बना के रहना, टेम्परेचर कंट्रोल करना, ठीक है। इस तरीके से ये कोऑपरेट करते हैं। सोसाइटी फॉर्मेशन बताया, सेग्रीगेशन ग्रुपिंग बनाती है। देखिए क्या होता है, जब कभी आपने देखा होगा एनिमल्स में जब कभी फाइट होती है, मधुमक्खियों में भी आपने देखा होगा, जब भी कोई लड़ाई की बात आती है, कोई पे हमला बोल देता है तो सारी एक साथ हो जाती है, ठीक है। और सारी एक साथ होकर दूसरे जो भी जिसने प्रॉब्लम क्रिएट की है, उनको परेशान किया है, उनके ऊपर अटैक कर देती है, ठीक है। तो ग्रुप बना के रहती हैं। इसके साथ ही टेम्परेचर कंट्रोल, आपने देखा होगा कि कुछ एनिमल्स होते हैं, पेरेंटल केयर की बात करेंगे, ठीक है, सेग्रीगेशन ग्रुपिंग बना के रहती हैं, फाइटिंग में भी इन्वॉल्व रहती हैं, ठीक है, अपनी फैमिली को बचाने के लिए। ये टेम्परेचर कंट्रोल आपने देखा होगा, जैसे डॉग वगैरह होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो आपस में चिपक के सर्दियों में सोते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है सर्दियों में वो टेम्परेचर कंट्रोल कर सकें, ठीक है, गर्मी थोड़ी आ जाए जिस वजह से वो अपनी लाइफ को सर्वाइव कर सकें। पेरेंटल केयर आप बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरेंटल केयर देखिए क्या होता है, स्मॉल जो एनिमल्स होते हैं जैसे बैक्टीरिया हुआ, अमीबा हुआ, यूग्लिना हुआ, इनमें नहीं होता है। जो हायर एनिमल्स होते हैं उनके अंदर पेरेंटल केयर देखने को मिलती है। पेरेंटल केयर में या तो मदर पेरेंटल केयर बनती है, ठीक है, या फिर फादर बनता है। मैक्सिमम केस में मदर ही होती है, लेकिन कुछ केस में, कुछ फिशेज में फादर भी पेरेंटल केयर करता है, ठीक है। यानी जब तक वो बेबी चल फिर नहीं लेता, ठीक है, तब तक ये पेरेंटल केयर चलता रहता है, ठीक है। हायर एनिमल के अंदर होता है, ह्यूमन में वेल डेवलप रहता है, और जिनमें ये पेरेंटल केयर पाया जाता है उनमें एनिमल का प्रोडक्शन कम होता है। जितनी ज़्यादा पेरेंटल केयर होगी उनमें ब्रीडिंग का जो इंटरेस्ट रेट होते हैं वो कम होता है, जैसे। और सेकंड थिंग ये होती है, जितनी प्रोजेनी कम बनती है उतनी ही पेरेंटल केयर ज़्यादा होती है। ये बात भी है कि आप देखिए ह्यूमन की बात करें, 2 या 3 बच्चे होते हैं, 4 होते हैं, तो पेरेंटल केयर ज़्यादा होती है। एलिफेंट का बच्चा 1 होता है, 2 होता है, तो एलिफेंट उसकी केयर ज़्यादा करता है। अब फिश के इतने सारे तो अंडे हो गए, कितनी सारी मछलियाँ हो गई, किस किस की देखभाल करें, आधे तो मर जाती हैं वैसे ही, आधों को तो शिकार हो जाता है ना। तो अच्छी पेरेंटल केयर नहीं हो पाती है। जितने ज़्यादा ब्रॉड शरीर होता है, जितने ज़्यादा बड़े एनिमल्स होते हैं वो प्रोजेनी कम करते हैं, पेरेंटल केयर ज़्यादा अच्छी हो जाती है ना। जितने छोटे एनिमल्स होंगे पेरेंटल केयर कम हो पाती है, और फिर इसमें डेथ रेट ज़्यादा बढ़ जाती है इस तरीके से ना। तो इस तरीके से ये कोऑपरेटिव के फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। तो ये पेरेंटल केयर के बारे में, सेग्रीगेशन के बारे में बताया, पेरेंटल केयर, टेम्परेचर कंट्रोल के बारे में बताया, ठीक है। और इस तरीके से ज़्यादातर ये फिशेज में फ्री मदर होती है, फिश में ज़्यादा देखा जाता है, बर्ड्स में बहुत ज़्यादा देखा जाता है, ठीक है। एनिमल, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में भी बहुत ज़्यादा देखा जाता है ये ना पेरेंटल केयर, इस तरीके से इनमें देखा जाता है। और इसके अलावा इसमें क्या होता है, सुरक्षा कवच, एक सुरक्षा कवच भी प्रोवाइड कराती हैं इसके अंदर कोऑपरेटिव में, और साथ ही फाइटिंग में या फिर प्रोटेक्शन में भी कोऑपरेट करती हैं अपना। आपने देखा होगा कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो आवाज़ लगाते हैं डिफरेंट टाइप की, जिससे क्या होता है सारे एनिमल्स अपने बिलों में चले जाते हैं, ठीक है। कैसी आवाज़, दुश्मन की आने की चेतावनी दी जाती है, उनको अलर्ट किया जाता है, उस अलर्टिंग से वो सारे अपने घर में चले जाते हैं और इससे वो प्रोटेक्ट हो जाते हैं। तो ये भी एक कोऑपरेटिव नेचर होता है कुछ एनिमल्स का, ठीक है। तो ये कोऑपरेटिव की बात की हमने।
देख लीजिए एक बार। सेग्रीगेशन एग्रीगेशन ही होगा, एग्रीगेशन सोसाइटी फॉर्मेशन, ठीक है। अब कर देते हैं इसको, सोसाइटी फॉर्मेशन, एग्रीगेशन, ग्रुपिंग, पेरेंटल केयर, टेम्परेचर कंट्रोल, प्रोटेक्शन, ठीक है। इस तरीके से इसमें कुछ टॉपिक होते हैं। कोऑपरेटिव, ठीक है। अब आता है नॉन कोऑपरेटिव। नॉन कोऑपरेटिव, अब ये नॉन कोऑपरेटिव क्या होता है, जिसमें कोऑपरेट नहीं करते हैं एनिमल्स। जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, एक मैंटिस होता है, ठीक है, एक इंसेक्ट होता है, वो क्या करता है, फीमेल और मेल में जब मेटिंग होती है, मेटिंग आफ्टर मेटिंग फीमेल मेल को खा जाती है, ठीक है, उसका भक्षण कर लेती है, उसको एनगल्फ कर लेती है, ख़त्म कर देती है। एक ही स्पीसीज़ के होने के बाद भी कोऑपरेट ना होकर नॉन कोऑपरेटिव होते हैं। इसके अलावा फूड के लिए आपने कभी एक ही जाति दो कुत्तों को लड़ते हुए देखा होगा, एक रोटी के लिए, कोऑपरेट नहीं करते हैं, एक दूसरे को मारने में तुले रहते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको लॉयन का एग्जांपल दिया, लॉयन एक अपना पर्टिकुलर एरिया बनाता है लेकिन कोऑपरेट नहीं करता है, वो अपनी फैमिली को रखता है। तो इसका रीज़न यही होता है कि आपके जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं, कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा ही स्ट्रगल होता है फूड के लिए। क्यों? क्योंकि वो नॉन वेजिटेरियन है और किसी का शिकार करना इतना आसान नहीं होता है। हर कोई ऐसे पकड़ में नहीं आ जाता है, ये कोई भी मरना नहीं चाहेगा, कोई ऐसे नहीं आएगा कि हमें शिकार कर लो। मेहनत करनी पड़ती है, पकड़ना पड़ता है, तब जाके उनको नॉन वेजिटेरियन या फिर जो कार्निवोरस एनिमल्स को फूड का प्रोडक्ट मिलता है। हर्बीवोरस तो क्या है, गए घास चर के आ गए, ठीक है ना, प्लांट की पत्तियाँ खा के आ गए, तो उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इसलिए इनमें फूड का बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। लेकिन कुछ हार्बीवोरस एनिमल्स में प्रॉब्लम तब क्रिएट हो जाती है जब वो संख्या में ज़्यादा होते हैं, फूड कम हो, ठीक है, सूखा पड़ जाए, तब दिक्कत आ जाती है, तब वो आपस में वो भी खाने पीने के लिए लड़ जाते हैं आपस में, ठीक है। तो ये नॉन कोऑपरेटिव में देखते हैं। नॉन कोऑपरेटिव है ना, टॉपिक डाल लीजिए, नॉन कोऑपरेटिव डालिए। ठीक है, डालो टॉपिक। जैसा कि मैंने बताया अभी, इससे पहले ही बताया था कि नॉन कोऑपरेटिव में मेनली लॉयन का एग्जांपल दिया मैंने, हार्बीवोरस कार्निवोरस का एग्जांपल दिया। तो दो ही तरीके से, एक तो फूड के लिए क्या होता है, कंपटीशन होता है, ठीक है, फूड कॉम्पिट के लिए होता है, और एक इसके लिए होता है फूड कंपटीशन, मेनली एक फूड कंपटीशन के लिए होता है और एक डिफाइनिटी के लिए होता है, ठीक है। डेफिनिटी के लिए, ठीक है। इस तरीके से फूड कंपटीशन में सिंपल सी बात है, फूड को ये जब एक ही जाति में होंगे तो फूड के लिए होगा ही, और इसमें डेफिनिटी के अंदर क्या होता है, वही लॉयन का एग्जांपल है। लॉयन क्या करता है, अपने एरिया को कवर कर लेता है, और फीमेल के लिए भी वो झगड़ा करता है, और फूड के लिए भी वो स्ट्रगल करता है या फिर फाइट करता है, ठीक है। और अपनी ही स्पीसीज़ के, सेम स्पीसीज़ के एनिमल से करता है ऐसा कुछ। तो इस तरीके से ये फूड कंपटीशन का बता ही दिया मैंने, ठीक है। इनमें भी होता है, कार्बीवोर और हर्बीवोरस एनिमल से फूड कंपटीशन होता है ना, ठीक है।
घास खाने वाले एनिमल भी बहुत होते हैं, नॉन वेजिटेरियन या कार्निवोरस कम होते हैं, हार्बिवोरस ज़्यादा होते हैं, तो इसी तरीके से उनका स्ट्रगल चलता है। इस तरीके से हमने आज ये बायोटिक फैक्टर का बारे में पढ़ा। इसमें आगे अपन पढ़ते हैं, ये तो था अपना इंट्रा स्पेसिफिक, एक होता है इंटर स्पेसिफिक। इंटर स्पेसिफिक इंटर स्पेसिफिक, ठीक है। एक था इंट्रा स्पेसिफिक, एक ही स्पीसीज के बीच में हो, और ये इंटर स्पेसिफिक यानी टू डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज, बिटवीन टू डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज, स्ट्रगल बिटवीन टू डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज, ठीक है, बिटवीन टू डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज, ठीक है, बिटवीन टू डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज में इसमें भी यही तरीका है, दो तरीके में डिवाइड किया गया है। एक तो कोऑपरेटिव ही करते हैं, कोऑपरेटिव। सेकंड होता है नॉन कोऑपरेटिव। इसको अच्छे से आगे से पढ़ेंगे पूरा डिफाइन में, थोड़ा सा समझ लेते हैं। इंटर स्पेसिफिक में दो स्पीसीज के बीच में, बिटवीन टू डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज, कोऑपरेटिव के फॉर्म में भी रहते हैं, नॉन कोऑपरेटिव में भी रहते हैं। कोऑपरेटिव में क्या होता है, बेनिफिशियल, या तो देखो कोऑपरेटिव में क्या होता है, दोनों को बेनिफिट मिले, ठीक है। अब वो बेनिफिट कैसा, ये रहने के लिए भी हो सकता है, खाने के लिए भी हो सकता है, ठीक है। किसी तरीके से दोनों को बेनिफिट दिया जाता है कि तू मेरे घर रह ले, मैं तेरे को खाना दे दूंगा, तू मुझे रहने की जगह दे दे, कुछ इस तरीके का, ठीक है। नॉन कोऑपरेटिव एक दूसरे को देख नहीं सकते, तो स्पीसीज किसी एक एरिया में दूसरी स्पीसीज आ गई तो मारने पे तुले रहते हैं, ठीक है, उसको डिस्ट्रॉय करना ही ज़्यादा प्रेफर समझते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वो हमारे फूड को यूज़ कर लेगा, खा लेगा, ख़त्म कर देगा, तो वो अपने एरिया में आने नहीं देते हैं। तो नॉन कोऑपरेटिव होते हैं, ख़त्म भी कर देते हैं, ठीक है, फाइट भी करते हैं, भगा भी देते हैं, और कोऑपरेटिव में साथ साथ लाइफ भी जीते हैं, सर्वाइव करते हैं। नॉन कोऑपरेटिव में एक को नुकसान होता है, एक को फ़ायदा होता है, ठीक है। इस तरीके से भी लाइफ चलती रहती है, दोनों को कभी कभी नुकसान हो जाता है, ठीक है, और कोऑपरेटिव में दोनों को ही प्रॉफिट होता है। तो इस तरीके से आज हमने पढ़ा, एक बार मैं आपको रिवाइज करके बता देता हूँ हमने क्या क्या पढ़ा है। स्टार्टिंग में हमने बताया इकोलॉजी क्या है, एनवायरमेंटल बायोलॉजी क्या है। इकोलॉजी एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम से रिलेटेड है, जो छोटे छोटे से इकोसिस्टम होते हैं, वो डिजर्ट का इकोसिस्टम हो सकता है, जो कि डिफरेंट टाइप की वहाँ पर एनवायरनमेंट होता है। बायोटिक फैक्टर डिफरेंट टाइप के मिलेंगे, बायोटिक फैक्टर डिफरेंट टाइप के मिलेंगे, दोनों ही कोरिलेट होते हैं, एक डिफरेंट टाइप इसको इकोसिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। एनवायरमेंटल बायोलॉजी, एनवायरमेंटल में क्या होता है, कंप्लीट जितने भी इकोसिस्टम है सारे इसके अंदर इंक्लूड आते हैं, जितना आपका एनवायरनमेंट है, जितना आपको चाहे वो गैस हो, बायोटिक, नॉन बायोटिक, जो भी कुछ है वो सारा आपका एनवायरमेंटल के अंदर रहता है। फिर अपन ने इकोसिस्टम, इकोलॉजी में इकोसिस्टम के बारे में पढ़ा, एक छोटा सा पॉइंट को लिया, उसमें हमने बायोटिक फैक्टर के बारे में बताया कि कौन से बायोटिक फैक्टर्स होते हैं, कौन से एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं, किस तरीके से एक इकोसिस्टम का फॉर्मेशन होता है, कैसे कोरिलेट रहते हैं, कैसे एबायोटिक फैक्टर उसमें साइकिल के फॉर्म में, पूरा साइकिल के फॉर्म में वन इकोसिस्टम से सेकेंड इकोसिस्टम में ट्रांसफ़र करता है, और फर्स्ट एनिमल टू बायोटिक से नॉन बायोटिक में किस तरीके से ट्रांसफ़र होता है, इस तरीके से पढ़ा। फिर बायोटिक फैक्टर्स कंपोनेंट पढ़े, जिसमें ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक के फॉर्म में डिवाइड किया गया था, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और डिकम्पोजर के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने एबायोटिक फैक्टर के थोड़ा सा पढ़ा हमने। एबायोटिक फैक्टर में प्लांट लाइट के बारे में पढ़ा, सनलाइट हो, वाटर हो, आपको इम्यूनिटी हो, और आपके इम्यूनिटी के बाद आपने गैसेस की बात की, तो गैसेस में भी अपने पढ़ा CO2, O2 के बारे में, ठीक है, गैसेस के बारे में तो खैर आप जानते ही हैं। और इसके बाद अपन ने क्या पढ़ा, हाँ, गैसेस हो गई आपके, एयर्स हो गई, एयर्स में गैसेस आ गई आपके, और वाटर, ह्यूमिडिटी, सॉइल के बारे में है ना, तो इस तरीके से इनके बारे में पढ़ा। उसके बाद फिर हमने बायोटिक फैक्टर को लिया। बायोटिक फैक्टर के अंदर हमने देखा
मेनली जब अपन बायोटिक फैक्टर को उठाते हैं तो एनिमल्स का नेम आता है, और एनिमल्स में सबसे पहले स्टार्टिंग में सबसे छोटी यूनिट की स्टार्ट करते हैं। वैसे एनिमल्स में सबसे छोटा, एनिमल्स की बात करें तो वायरस और बैक्टीरिया से स्टार्ट होता है, जबकि यूनिट की बात करें तो स्पीसीज़ ली जाती है किसी भी ग्रुप की, किसी भी कम्युनिटी की। स्पीसीज़ से फिर एक कम्युनिटी बनती है, ठीक है, डिफरेंट टाइप की स्पीसीज़। हाँ, एक चीज़ और है, जब बहुत सारी स्पीसीज़ होती हैं, देखो जब एक ही स्पीसीज़ काफ़ी ग्रुप में रहती है ना, एक ही स्पीसीज़, जैसे ये सेम स्पीसीज़ है, स्पीसीज़ 1 है, यह आपकी पॉपुलेशन कहलाती है। ये क्या कहलाती है? पॉपुलेशन। एक से ज़्यादा, एक सिंगल होगी तो स्पीसीज़ कहलाएगी, ठीक है, सिंगल की स्पीसीज़ है, ठीक है। जब ये कंप्लीट है, बहुत सारे हो जाते हैं तो ये पॉपुलेशन कहलाती है, ठीक है, याद रखना, पॉपुलेशन। स्पीसीज से पॉपुलेशन बनती है, जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन बोलते हैं ना, ह्यूमन पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन में जितने भी ह्यूमंस हैं ऑल इंडिया, ऑल वर्ल्ड के, वो सारे इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। एक ही स्पीसीज के ग्रुप है, इसलिए स्पीसीज पॉपुलेशन कहते हैं। कम्युनिटी क्या होती है? डिफरेंट टाइप के पॉपुलेशन, या कह सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज मिलके, या ग्रुप ऑफ स्पीसीज मिलके हम कम्युनिटी बनाती है। कम्युनिटी फिर जब ये कम्युनिटी पूरी एक एनवायरमेंटल फैक्टर, एबायोटिक फैक्टर से कोरिलेट हो जाती है तो भी एक इकोसिस्टम का फॉर्मेशन करती है। उसके बाद बायोटिक फैक्टर में हमने के बाद फिर हमने इंट्रा स्पेसिफिक पढ़ा कि कोऑपरेटिव नॉन कोऑपरेटिव कैसे रहते हैं, किस तरीके से स्ट्रगल करते हैं। फिर इंटर स्पेसिफिक में अपन ने कोऑपरेटिव नॉन कोऑपरेटिव के बारे में पढ़ा। उसके बाद अब जो कि कुछ हो तो अपन आगे पढ़ेंगे, कल क्लास में पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे आगे अपन इकोसिस्टम में। काफ़ी कुछ है, पॉपुलेशन के बारे में है, डेंसिटी आएगी, काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। पॉपुलेशन एक छोटी सी चीज़ नहीं है, बहुत कुछ है इकोसिस्टम में। एनवायरमेंटल साइकिल्स आएंगी, काफ़ी कुछ है पढ़ने को। काफ़ी अच्छा टॉपिक, काफ़ी अच्छा बुक पेपर भी है, लेंदी है, थोड़ा थ्योरेटिकल है, लेकिन समझने लायक भी काफ़ी कुछ है। जब आप बीएससी फाइनल ईयर में एमएससी करेंगे, जब एमएससी करेंगे आगे चल के, तो एमएससी के जब नेट का एग्ज़ाम देंगे, जब नेट जीआरएफ का, तब ये जो इकोलॉजी का जो पोर्शन है काफ़ी अच्छा पोर्शन है, और ये एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं इसमें से। तो इसको इजी वे में ना लें कि बिल्कुल ऐसे हवा में ना लें, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पुटअप होते हैं कि थोड़ा सा माइंड चकरा ही जाता है। तो थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे इसको, है ना। अपन ने आज थोड़ा सा डिस्कस किया, थोड़ा थोड़ा पढ़ा है, बाकी और अच्छे से और डिफ़ाइन करेंगे इनको, आगे और भी है पढ़ने लायक। ओके, तो आज की क्लास यहीं फिनिश करते हैं। ओके, थैंक यू।